आवाज की दुनिया के दोस्तों, कल जब लड़का और लड़के की बहू दोनों डाइनिंग टेबल पे आए, इधर में रमेश का बाप बैठा हुआ था, रमेश की माँ बैठी हुई थी। रमेश आया, उसकी बहू आई। आने के बाद में जब उसने कहा कि तुम लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, मैं उससे अनभिज्ञ हूँ। रमेश ने जब सपाट तरीके से जवाब दिया कि मैंने तो मम्मी से कह दिया है कि जब तक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो तब तक दुकान में जाके करूंगा क्या। एक मिनट राहुल सोचता रहा, उसके बाद में कहा कि ठीक है, तुम्हारे उसके अलावा और कोई प्रश्न है, और कुछ तुम्हें कहना है अपने बाप को, अपनी माँ को। उसने कहा नहीं, इसके अलावा मेरे कोई प्रश्न नहीं है। अब मैं तेरी बहू से पूछना चाहता हूँ। हाँ बहू, मैं तो तुम्हें अपने बेटे के पीछे लेके आया था कि तुम इस घर में बेटी की तरह रहोगी। तेरे भी कोई प्रश्न होंगे? नहीं पापा जी, पापा जी तो वो अपने मुंह से कह रही मुझे। तो पापा जी जब मुझे कह रही हो, तो जो तुम्हारा पति अपने बाप से जब ये कह रहा है कि जब तक संपत्ति में बंटवारा नहीं होगा दुकान में जाकर करूंगा क्या, तुम उसको रोकी नहीं। खैर, तेरे मुंह पे पापा जी कहना अच्छा नहीं लगता है। हाँ बोल, क्या बोलती है? बोले ये जो बोलना उसके, वो जो बोलना वो सही बोल रहे हैं, मैं उनका समर्थन करती हूँ। बोले बेटा, तुमने जब इसको कह के तुमने पल्ला झाड़ लिया है, बहुत अच्छी बात है। रंजना, तुम्हें कुछ बोलना है? क्योंकि उसके बाद में मैं अपना फैसला सुनाऊंगा। बोले नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना, आप जो जो आपको फैसला सुनाना सुनाइए। तब उसने कहा कि देख रमेश और बहू, दोनों सुनो। इन 8-9 दिनों में हमने जो हमारे घर में रह के जो वनवास काटा है, वनवास का मतलब समझते हो बेटा? वनवास ये होता है कि घर में बेटा है, बेटे की बहू है, लेकिन कोई भी आके पूछने वाला नहीं है कि मम्मी जी आप कैसी हो, पापा जी आप कैसे हो। बेटे भी नहीं आके नहीं पूछा मम्मी आप कैसी हो, और बेटे ने बाप से भी नहीं पूछा कि पिताजी आप ठीक हो तो, दुकान कैसी चल रही है, आप बताइए। ये जो 9 दिन हम लोगों ने जो वनवास काटा है, ये खाली हमारे घर की चीज नहीं है। हिंदुस्तान में बहुत घरों में जब माँ बाप वृद्ध हो जाते हैं तो घर में उनको एक कमरे में रख लिया जाता है, और वो एक टाइप का वनवास होता है। महीने महीने भर तक बेटा भी आके नहीं पूछता है, बहू भी आके नहीं पूछती है, सब अपनी जिंदगी में मगन है। हम बुढ़ा बुढ़ी एक दूसरे से बात करके ये वनवास हम लोग काट रहे हैं। लेकिन हम लोग जो वनवास काट रहे हैं, एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम लोग भी वैसा ही वनवास काटोगे। क्योंकि तुम्हारी जितनी उम्र है ना, उससे 2.5 गुना उम्र मेरी ज़्यादा है। मैंने ये दुनिया देखी है, और दुनिया में ऐसे कई घर मैंने देखे हैं कि वो वृद्ध लोग एक ही कमरे में बैठे बुढ़ा बुढ़ी आपस में बात करते रहते हैं। वो भी तरसते हैं कि कम से कम उसका बेटा आके पूछे कि पापा आप कैसे हो, बहू आके पूछे कि आप कैसे हो। उसके लिए, उनकी आवाज़ के लिए वो तरस जाते हैं। खैर, मैंने तुमको जो बताना था जो बता दिया। अब मेरा फैसला जो है वो तुम लोग सुनो। मेरा फैसला ये है कि पहली बात तो ये कि ये जो संपत्ति है, ये मेरे पिताजी ने मुझे नहीं दी,
वो मेरे दादाजी ने नहीं दी है, उन्होंने नहीं छोड़ी है, उन्हें मेरे पिताजी ने छोड़ी। ये जितनी संपत्ति मैंने खुद अर्जित की है, मैंने खुद कमाई है, मैंने खुद बाजार में अपनी इज्जत बनाई है, तो इसमें एकाधिकार मेरा है। और मैं ये चाहता हूँ इस संपत्ति को, जब एकाधिकार है मेरा इस संपत्ति पर, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कैसे यूटिलाइज करूँ। मैं अपने बेटे को दूँ, बहू को दूँ, या पत्नी को दूँ, या अनाथालय में मैं दान करूँ। क्योंकि मुझे अच्छी तरह मालूम है कि हिंदुस्तान में कई ऐसे घर हैं जिनके बच्चे उन्हें घुमाने ले जाते हैं और अनाथालय में जाकर छोड़े जाते हैं और वो वहाँ तरसते रहते हैं। तो कम से कम मैं जब उनको दान करूँगा तो कम से कम उनका जीविका तो चलेगी। पापा जी, आप कहना क्या चाहते हो? जब रमेश ने ये कहा, बोले तुम्हें अब ये बोलने का तो कोई अधिकार ही नहीं है, मैं क्या कहना चाहता हूँ सुनो, उसके बाद में से उसका जवाब पूछना, जो जवाब पूछोगे उसका उत्तर भी मैं दूंगा। ठीक है पापा जी, आप बोलिए। बोले जब मेरी अर्जित की हुई ये सारी संपत्ति है तो इसका अधिकार, एकाधिकार मेरा ही है, तो मैं जो चाहूँ इसका करूँ। मैंने कल वकील को बुलाया है और वकील से मैंने कहा है कि मेरी एक वसीयत बनाओ। वो वसीयत बनने के पहले मैं तुम लोगों सबको बताना चाहता हूँ। रंजना, तुम भी सुन लो। वो बोले हाँ बोलिए। बोले मैं तुम लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि वसीयत में क्या बना रहा हूँ। वसीयत ये होगी कि जब तक मैं और रंजना जीवित रहेंगे तब तक हमें इस संपत्ति का 25,000 रुपया महीना हम लोग को मिलेगा, और उसके बाद बाकी जो संपत्ति है उसमें से 40% मैं तुम्हारे बच्चों को दूंगा। जब तुम्हारे बच्चे बड़े हो जाएंगे उनके नाम रहेगा, और बाकी जो संपत्ति है 60% मैं वृद्धाश्रम में दान करूंगा, ताकि ये जो मेरा फैसला है इससे कई लोगों के जो आज नौजवान बच्चे हैं जो ये पश्चिमी सभ्यता की तरफ जो दौड़ रहे हैं ना, पश्चिमी सभ्यता में क्या है कि जब तक माँ बाप की ज़रूरत है तब तक वो उनको गले लगाते हैं, उनसे मिलते हैं, बातें करते हैं, और जब उनका मतलब निकल गया तो उन्हें वनवास के लिए एक कमरे में बंद कर देते हैं। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि इस तरीके की वसीयत बनाऊँ। अब बताओ तुम लोगों को इसमें क्या कहना है। रंजना, पहला तेरा अधिकार है कि तू अर्धांगिनी है मेरी, वसीयत के अंदर 50% का हक तेरा है, तू क्या चाहती है? उसने कहा नहीं, आपने जो कहा है वो तो ठीक है, लेकिन ये तो अपने बच्चे हैं, इनको अगर आप कुछ नहीं दोगे तो ये तो अन्याय होगा। बोला अन्याय नहीं हो रहा है, अभी जो 9 दिन से हम लोगों ने अन्याय सहा है वो क्या कम है क्या? ये 9 दिन का जो हम लोगों ने वनवास सहा ना, हमने 9 सदियां गुजारी है इसके अंदर। और इसके अलावा तुम्हें कुछ कहना है? रंजना ने कहा कि नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना। तो अब रमेश तुम बताओ, तुम्हारे कोई जवाब है उसका मैं उत्तर दे सकूं। बोले पापा मुझसे गलती हो गई। क्या गलती हो गई तुमसे? तुमने कोई गलती नहीं की। आज का जो समय चल रहा ना, समय में आते हुए जो बदलाव है ना, उसी का रंग तुम पे चढ़ा है। लोग कहते हैं रंग आवे ना आवे, रंग आवे ना, मगर गुण जरूर आ जाते हैं।
ये पश्चिम सभ्यता का गुण है जो तुम लोगों के अंदर आए हैं। अब मैं तुम लोगों से ये कहता हूं कि तुम्हें मैं 36 घंटे का टाइम दे रहा हूं। तुम लोग इस घर से निकल जाओ, दोनों जने, और बहू अपने पियर का जो भी दहेज लेके आई है उसको भी लेके चली जाना। मगर मैंने जो चढ़ाया है तुम लोगों के ऊपर तेरी शादी में, वो सब यही छोड़ के जाना, कि उसमें तुम्हारा कोई हक नहीं है। इसने कहा कि पापा ये क्या बोल रहे हैं, आपने जो जो दिया है वो तो आपने दान किया है। बोले किसको दान किया है? मैंने दान नहीं किया, मैंने अपने बेटे की बहू को शादी में लगाया है, वो पूरा लेने का हक मेरा है। जब तुम मुझे मानते ही नहीं हो तो मैं तुम लोगों को क्यों मानूं? बहू तुम्हें और कुछ कहना है? नहीं पापा जी, हम लोगों से वाकई गलती हो गई। बोले गलती नहीं हुई है, ये चीज मेरे समझ में आ गई कि आज तुम लोग ये गलती बोल करके, सॉरी बोल के बच जाओगे, लेकिन तुम लोगों को सबक देना मुझे बहुत जरूरी है, ताकि आने वाली जो जनरेशन है, ये युवा पीढ़ी है, वो इस फैसले को समझ जाए कि ऐसा भी फैसला हो सकता है। और मैंने तुम दोनों को कह दिया ना, 36 घंटे का टाइम है। 36 घंटे के अंदर तुम अपना बोरिया बस्ता लेके यहाँ से निकल जाना। 36 घंटे के बाद में 1 घंटा भी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरे जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड, उनको कह दूंगा इनको धक्के मार के बाहर निकाल दो। तुम लोगों को समझ में आ गई बात? बोले पापा जी हम लोग तो वाकई बहुत गलती हो गई, इधर में लड़का बहू दोनों आके उसके पैर पकड़ लिए, बहू मम्मी के पैर पकड़ लिए। बोले कोई फायदा नहीं है, ये पैर पकड़ना, ये करना, ये ड्रामाबाजी मुझे पसंद नहीं है। कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ड्रामा नहीं किया, मेरे बाप के साथ में ना मेरी माँ के साथ में। मगर तुम लोग जो कर रहे हैं ये ड्रामा है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि 36 घंटे तुम्हारे और 37वां घंटा मेरा। अगर तुम लोग आराम से नहीं गए तो तुमको हमारे सिक्योरिटी गार्ड जो बाहर खड़े हैं उनको आदेश दूंगा कि आप इनको धक्के मार के बाहर निकाल दो। इतना कहने के बाद में दोनों रमेश और रमेश की बहू कमरे में चले जाते हैं। जाने में आपस में सोचते हैं ये तो बहुत ही गलत चीज़ हो गई, हम लोगों ने वाकई बहुत बड़ी मिस्टेक कर ली, हम लोगों से बहुत बड़ी भूल हो गई, हमने माँ बाप को समझा भी नहीं, अब क्या होगा। ये सोचते सोचते रात निकल गई। सुबह 5:30 बजे बहू कमरे से निकली, निकल के वो खाना बना के लेके आई, नाश्ता बना के आके नाश्ते टेबल पर गई। पहले पापा जी को जगाया, पापा जी आप उठिए, नाश्ता तैयार है। आप लोग तो इतने सालों से 8 साढ़े 8 बजे नाश्ता करते हो, तो नाश्ता रेडी है, मम्मी जी आप भी आओ। दोनों के बहू ने पैर छुए, इधर में रंजना की पैर छुए, उनको बैठाया। बोला पापा जी मेरी शादी की ये पहली रसोई है। बोले तेरी पहली रसोई है ना, तो मैंने तुमसे वादा किया था, और तेरी मम्मी को मैंने कहा भी था कि जब बहू की रसोई में जाएगी, पहली जब रसोई बना के लाएगी तो उसको हम लोग अपने हिसाब से दस्तूर देंगे। तो उसने अपने आंचल फैला लिया अपने ससुर के आगे और अपनी सास के आगे कि पापा जी क्या देना चाहते हो दे दो। उसने कहा बोल बेटी क्या चाहती? बोले मैं आप लोगों के चरणों में रहना चाहती हूँ। बोले चरणों में रहना चाहती हो? बस इतना मेरे लिए काफ़ी है। तुम्हारी जगह चरणों में नहीं है, तुम्हारी जगह हम लोगों के दिल में है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ बेटा, दुनिया में जो चल रहा है उसको मत देखो, तुम अपने दिल से सोचो कि तुम लोग क्या कर रहे हो, उसका इफेक्ट क्या है। आज तो तुम लोग कर लोगे, लेकिन जब तुम्हारी औलाद बड़ी होगी वो तुम्हारे साथ ऐसा सवाल करेगी तो तुम लोग कहाँ जाओगे। वहीं पे उसने क्या किया, रंजना को बुलाया, बुला के कहा कि रंजना
हम लोग माँ बाप हैं, दोनों बच्चों को क्षमा कर दियो। हम लोग तो बड़े हैं, हम लोग हमेशा क्षमा करते रहेंगे, लेकिन ये बच्चे हमेशा गलती करते रहेंगे। इतना कह के दोनों को गले लगा लिया और बाद में कहा कि मुझे कोई वसीयत नहीं बनानी है, जो कुछ भी बच्चों तुम लोगों का है, हम लोग को जाने के बाद में तुम्हारा ही यही है, हम लोग को कुछ हम लोग के ऊपर लेके जाएंगे क्या? ये करने के बाद में घर में फिर एक खुशहाली छा गई। वही डेली सुबह 5:30 बजे उठना, नहा धो करके 8:30 बजे तक नाश्ता बना करके बहू आती, पहले पापा जी के पैर छूती, फिर सास के छूती, फिर बाद में नाश्ता परोसती। ये खुशहाली घर में छा गई। एक दिन अचानक राजन आ गया। जब राहुल ने देखा, राजन को, अरे आओ आओ आओ। बोले यार तुम आए नहीं काफ़ी दिन से, इसीलिए मैं भी आ गया। बोले बहुत अच्छा क्या बनाया है, आओ खाओ। बोले जब नाश्ता खाते हैं तो वो इशारों में पूछता है राजन राहुल को, कैसा रहा? बोले तुमने जो मंत्र दिया ना, ये मंत्र काम आ गया। अब एक चीज बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी? ये आते हुए बदलाव को रोकने का यही तरीका है। अगर आज आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे तो ये बदलाव जो ना पूरी हमारी हिंदू संस्कृति को लपेट में ले लेगा। वो ऐसा भयंकर रूप ले लेगा कि जहाँ बच्चे बड़े हुए शादी होते ही वो अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में या घर के कमरे में वनवास के रूप में छोड़ देंगे। आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट कीजिएगा, अच्छी नहीं लगी है तो भी कमेंट कीजिएगा। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।